आज सुबह से बरसात हो रही है। मन में बार बार ऑफिस न जाकर फिल्म देखने का ख्याल आ रहा है। सब कुछ गीला गीला सा लग रहा है और आसमान में छाए काले बादल रुक रुक कर बरस रहे हैं। मेरी खिड़की के बाहर जो सेब का पेड़ है वो भी ठंड में कंपकंपा रहा है। पूरी तरह से गीले हो चुके पत्ते और फल से टपकती हुई बारिश की बूंदें ऐसी ख्वाहिश पैदा कर रही है कि अपने कमरे में चादर ओढ़कर लेट जाऊं और कड़क चाय पीते हुए अपने लैपटॉप में कोई फिल्म देख लूं। मगर गले में निजी ऑफिस का पट्टा बंधा हुआ है और बॉस को भी उसी वक्त मेरी याद आई। सुफियान, आज थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचो, तुम्हें घाटी में जाकर बीबीसी वालों की मदद करनी है और साथ में अपने लिए भी पाइट लेनी है। मैंने सिर्फ यस सर कहकर फोन रख दिया। और कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, मैं एक कैमरामैन हूँ, एक स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम करता हूँ। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी किसी नेशनल चैनल में बतौर कैमरामैन काम करूँगा। आज सुबह सुबह ही मेरे बॉस ने भौंकने का हुक्म जारी कर दिया। मन में किसी बेगैरत की तरह सो जाने का ख्याल आया, पर कमबख्त ईमानदारी है कि चिपक सी गई है। मैं भी दुखी मन से बिना नहाए तैयार हो गया। वैसे भी मैं सिर्फ जुम्मे के दिन ही नहाता हूँ और वो दिन कल था। मैंने तुरंत अपनी कार निकाली और अम्मी को सलाम करके निकल पड़ा दफ्तर की ओर। सड़कें भी गीली है और मौसम का मिजाज सुभान अल्लाह। मुझे सीधे जाना था और शाह बाजार से होते हुए मेरे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन किस मुंह से उस सड़क से गुजरूं? वहीं पर मस्जिद है और मैं कल की नमाज नहीं पढ़ पाया था, इसीलिए मैंने रास्ता बदल लिया। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि कुछ अंग्रेज पत्रकार मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने तुरंत अपने कैमरे का बैग संभाला और उनके साथ निकल पड़ा। अब भला इस बरसात के मौसम में भी कोई घाटी में पर्यावरण प्रेमी कैसे वीडियोग्राफी कर सकता है? दुखी मन से मैं चल पड़ा। 2 गाड़ियों में कुल 7 लोग वहां से निकले। 2 अंग्रेज मेरे ही कार में बैठे और मेरा जूनियर मेरे साथ सामने की सीट पर पीछे बैठे अंग्रेजों की अंग्रेजी में चटर पटर। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। भला हो इकबाल का, जो अंग्रेजी बोल सकता है और मेरे साथ है। घाटी में कई जगह पर सड़कें जाम हैं, कहीं कहीं पर सड़क की मरम्मत भी हो रही है। ऐसे में इन विदेशी पत्रकारों के साथ देर तक हम लोग वीडियोग्राफी करते रहे। इस बेहुदा गीले मौसम में काम करते हुए अंग्रेजों के साथ दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चला और मैं शाम तक ऑफिस वापस लौट आया। तभी मेरे बॉस से मुझे दूसरा हुक्म मिला कि सामने की कुर्सी पर जो शख्स बैठा है उसके साथ कार में जाओ और वे कुछ फाइलें और पेमेंट करेंगे, वो लेते आना है। अच्छे खासे दिन का कबाड़ा हो चुका था। मैं उस खड़ूस इंसान को अपनी कार में बैठाकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 2 घंटे तक मैं गाड़ी चलाता रहा। इस बीच मैं सोच रहा था कि हूं तो मैं कैमरामैन, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं आया टेलीविजन पर, ना ही संवाददाता का। ऑफिस में बैठे हुए बॉस का नाम बड़े प्यार से लिया जाता था। श्रीनगर से जुनैद अंसारी की खास रिपोर्ट। 6 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मगर पता नहीं और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा मेरा नाम टीवी पर आने में। इसीलिए मैं बहुत लोगों को ये नहीं बताता कि मैं समाचार के लिए काम करता हूँ और मेरी बगल वाली सीट में बैठा इंसान अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा। गुलमर्ग पहुंचने के बाद शहर के कोने में उसने आदेश दिया कि गाड़ी आगे से दाएं ले लो, फिर बाएं। ऐसा करके थोड़े से वीरान जगह पर इकलौता 2 मंजिला घर नजर आया, जिसके चारों ओर लकड़ियों की दीवार है। गाड़ी यहीं अंदर घुस गई। उसके बाद हम यहाँ दाखिल हुए। गीली जमीन पर घास और फूल पत्तियों का भंडार है। घर के बाजू में विशाल अखरोट का पेड़ मौजूद। यहाँ उस काले कोट पहने हुए खड़ूस ने मुंह खोला और कहा, अंदर जाओ। मैं कार साइड में लगाकर पत्थर से बने पगडंडी से होते हुए अंदर दाखिल हुआ। अच्छी तरह से सजा हुआ हॉल। मुझे सामने के सोफे पर बैठने के लिए कहा गया। पूरे रास्ते पहाड़ों और घाटियों से होते हुए जो सूनापन महसूस हुआ था, वही सूनापन यहाँ भी है। वो अंदर की ओर गया और मैं उसी की तरफ निहारता रहा। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। अब उसने घर के लिबास पहन लिए थे।
और शॉल ओढ़े मेरे सामने बैठा। मैंने देर होने के डर से कहा कि जनाब थोड़ा जल्दी मुझे सामान दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब वो मुस्कुराया और बोला, बेशक, लेकिन चाय तो पी लो। इस अल्फाज पर मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वो शख्स ऐसा भी बोल सकता है। कुछ देर बाद एक भला की खूबसूरत लड़की हाथों में तश्तरी लेकर सामने आई, जिसमें 2 प्याले चाय के रखे हुए हैं। वो शक्ल से बिल्कुल भी कश्मीरी नहीं लग रही है और उसकी काली आंखें बिल्कुल ही किसी मिस्र निवासी की तरह हैं। बेहद खूबसूरत। मैं तो उसे देखता ही रह गया और उसने बड़े प्यार से कहा, लीजिए, चाय पीजिए। मैंने उसे बेशर्मी से घूरते हुए शुक्रिया कहा और चाय की प्याली उठा ली। वैसे मैं बड़ा ही शरीफ लड़का हूं, मगर आज इस लड़की को देखकर मैं अपनी तमीज भूल गया। चाय देकर वो लड़की वापस चली गई। मैं और खड़ूस अंकल चाय पीने लगे और चाय खत्म होते ही वे बोले, अब मैं तुम्हारी चीजें लाता हूं, थोड़ा इंतजार करें। और वे अंदर चले गए। मैं सोच रहा था, चलो आज का दिन ठीक ठाक बीता और एक हसीना के दीदार भी हुए। उसी वक्त बारिश तेज होने लगी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक सेकंड हैंड कार का मालिक बन चुका हूं। ये मेरे दादू जान का तोहफा है, नहीं तो पता नहीं मैं कब एक कार खरीद पाता। अगले पल खड़ूस अंकल हाथ में कुछ फाइलें लेकर लौटे और अपनी जेब में हाथ डाला। तभी तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने कुछ देर इंतजार करने का फैसला किया, मगर 2 घंटे बाद भी मौसम साफ नहीं हुआ। ऊपर से ठंड बढ़ने लगी। उस खड़ूस को इस बात से बेहद दुख हुआ और मजबूरी में मुझे रुकने के लिए कहना पड़ा। यह पहाड़ी रिवायत है कि किसी मेहमान को तूफानी मौसम में शाम ढलने के बाद जाने नहीं दिया जाता। खैर, मुझे भी रुकने का मन नहीं था, मगर मजबूरी थी। रात को 8 बजे मुझे खाने के लिए बुलाया गया। तब तक मैं उसी सोफे पर तशरीफ टिकाए बैठा था। खाना उसी हसीना ने बनाया होगा जो मुझे बेहद लजीज लगा। भरपेट खाना खिलाकर मुझे ऊपर के एक कमरे में सोने के लिए भेजा गया। उसी लड़की ने कमरा और अतिरिक्त कंबल की जगह बताई। इस मध्यम आकार के कमरे में कुछ खास नहीं था जो बताया जाए, लेकिन बिस्तर के सामने की खिड़की बड़ी ही डरावनी लग रही थी। बिजली कड़कने पर वहां से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों का नजारा दिख रहा था। वो हसीना जा चुकी थी। यहां सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई थी। मैं मोटे कंबलों के आगोश में समाकर लेट गया, मगर ध्यान उसी खिड़की की तरफ था, मानो कोई जिन्नात या बुरी रूह टपक पड़ेगी। मैं मन में दुआ कर रहा था कि ऐ मालिक, तेरे नेक बंदे की हिफाजत करना, या मेरे मौला या परवरदिगार, ऐसा करके मुझे हिम्मत मिली और अब मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खुला, जिससे मैं फिर से डर गया। लेकिन हल्की रोशनी में भी सब कुछ साफ दिख रहा है। एक लड़की कमरे में आई, उसने बत्ती जलाई और मेरे करीब आई, मगर ये तो कोई और है। मुझे लगा नीचे जो लड़की मिली थी ये उसकी बहन होगी। ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत और ऐसी खूबसूरती देखकर मेरी रूह का सुकून चला गया। उसके हाथ में एक थर्मस है जिसमें पीने का पानी रखा है। उसने वो थर्मस मेरे बिस्तर के नीचे रखा और बड़े अदब से बोली, आपको कुछ और चाहिए? मैंने भी अदब से जवाब दिया, जी नहीं शुक्रिया। एक पल के लिए वो मुझे घूरने लगी। मुझे लगा कि कहीं ये मुझसे रेच तो नहीं गई। मेरे मन में भी अजीब से हलचल होने लगी। ऐसा लगा कि उसे खींचकर गले से लगा लूं और अपनी आगोश में समा लूं। अचानक से मेरे अंदर का शैतान बाहर आने को मचलने लगा, मगर मैं भी दिल का साफ हूं, इसीलिए अपनी नजरें मैंने उससे हटा ली और अगले ही पल वो भी चली गई। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और सोच में पड़ गया कि मैं भी उल्लू का पट्टा हूं। इस भयंकर ठंड में भी रात चैन से गुजरी। सुबह मैं तरोताजा होकर नीचे उतरा। मुझे चाय और नाश्ते के लिए पूछा गया, मगर वो लड़की नहीं दिखी जिसने कल रात को मुझे पानी का थर्मस दिया था। मैं भी संकोच के कारण पूछ नहीं पा रहा था कि दूसरी लड़की कहाँ है।
खैर चाय खत्म करके मैं जाने को तैयार खड़ा हुआ। खड़ूस इंसान ने कुछ फाइलें दी, साथ में 2,500 रुपए दिए जो मेरे बॉस को देना है। इसके बाद मैं जब जाने लगा तो मेरा मन नहीं माना और आखिरकार मैं पूछ ही बैठा, सर आपकी दूसरी बेटी नहीं दिख रही? इस बात ने उसका रक्त संचार घटा दिया। सामने खड़ी लड़की भी सदमे में आ गई। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा कि यहाँ हम 2 ही लोग रहते हैं बस। इतना बोलकर उसने नजरें फेर ली। मैं समझ गया कि वे इस बात से खफा हुए हैं। मैंने भी बात टालना मुनासिब समझा। मुझे लगा लड़कियों ने मिलकर शरारत की होगी। मैं बाहर निकला और अपनी कार के पास पहुंचा। पीछे पलटकर देखा तो अंकल और उसकी बेटी अंदर जा चुके हैं। तभी मुझे लगा कि कोई मानव आकृति ऊपर छत पर खड़ी है और मेरी नजर छत की तरफ गई। ऊपर का नजारा देखकर मेरी सांस अटक गई। जो सुंदर लड़की कल रात मेरे कमरे में आई थी, वो लड़की वहां खड़ी मुस्कुराते हुए मुझे अपने दाएं हाथ से अलविदा कर रही है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, मैले से जिनमें लगी धूल साफ नजर आ रही है। उसके दोनों हाथ के पंजे कटे हुए हैं, कपड़े गंदे और फटे हुए। उसकी आंख की एक पुतली ही गायब थी। उसकी ये मुस्कान एकदम खौफनाक थी। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मैं अपने होशो हवास खो चुका था, मगर मुझे मेरे रब की याद आई और उसी को दिल से अपना निगहबान मानकर मैंने दुआ की। अचानक मेरे शरीर में हलचल हुई और मैं वहां से जान बचाकर भागा। पूरे रास्ते में तेजी से गाड़ी भगाता रहा और घाटियों से भरे रास्ते को 1 घंटे में ही पूरा करके जब ऑफिस पहुंचा तब चैन की सांस ली। जब मैंने ये बात अपने साथी कर्मियों से कही तो कुछ लोगों ने कहा कि हम जब भी वहां जाते हैं तो बड़ा बुरा महसूस होता है और अगर काम के सिलसिले में वहां रुकना पड़ जाए तो रात भर उस ऊपर के कमरे में उठापटक की आवाजें आती रहती है। ये सब सुनकर मेरे होश फाख्ता होने लगे। मैंने उसी वक्त छुट्टी ली और घर की ओर भागा। इस भयानक वाकये की वजह से मैं कई दिन बीमार रहा, बिस्तर पर ही पड़ा रहा और उस घटना को याद करके मेरी धड़कन तेज सी हो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक हुआ और फिर मैंने दोबारा काम पर जाना शुरू किया। इस घटना को बीते कई साल हो चुके हैं, मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है।